तो नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोग ने देखा था कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आती है और अपने पैर जमा के अपना रूल स्टैब्लिश कर लेती है। फिर उसको कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट लेके आती है, जिसमें चार्टर को रिवाइज करना था। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 हम लोगों ने पिछली वीडियो में देख लिया था। और इसके कुछ डिफेक्ट्स थे। कि इसमें पावर्स जो है वो बहुत ही ज्यादा क्लियर नहीं थी, सेपरेट नहीं थी, और इसमें पूरे जो एक्ट था उसमें क्लियरिटी कहीं पे भी नहीं थी। बहुत जल्दबाजी में ये एक्ट पास हुआ था। अब इन डिफेक्ट्स को सही करने के लिए जिन जिन भी लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है उसको जरूर देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। उससे हमें समझ में आता है कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पैर जमाती है और अपना पूरा सिस्टम बनाती है इंडिया। तो जो डिफेक्ट्स थे 1773 के एक्ट के, उसको ठीक करने के लिए अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 लाया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट एंड अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 आर बोथ सेम थिंग। अब इस एक्ट में क्या किया जाता है? सबसे पहले पावर्स को सेपरेट किया जाता है। पावर्स को क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। जो गवर्नर जनरल की पावर्स थी और जो कोर्ट की पावर्स थी उनमें क्लैशेस थे। गवर्नर जनरल की जो काउंसिल बनी थी 4 मेंबर की, और जो कोर्ट था सुप्रीम कोर्ट, उनके बीच में क्लैशेस थे। उनकी पावर्स को थोड़ा सेपरेट किया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की जो पावर्स थी उनको सेपरेट किया गया है। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। फिर इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट था उसके जो जुरिडिक्शन था उसको लिमिट कर दिया गया। उसको क्या कर दिया गया? लिमिट कर दिया गया। कहाँ तक? कलकत्ता तक। वो सिर्फ कलकत्ता के मुकदमों को संभाल सकता था। कलकत्ता के बाहर की जो चीजें थी उसमें उसका जुरिडिक्शन नहीं था। तो उसके सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन को लिमिट कर दिया गया। और कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे, कंपनी के ऑफिशियल्स जैसे गवर्नर जनरल काउंसिल और खुद गवर्नर जनरल, मतलब जितने भी कंपनी के ऑफिशियल थे, चाहे वो गवर्नर जनरल हो गया और उसकी काउंसिल हो गई, 4 मेंबर्स की जो काउंसिल थी, ये जो भी अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में जो भी काम करेंगे, जो भी काम ये अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में करेंगे, उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो उसमें कोई सुनवाई नहीं होगी, इसमें कोई मुकदमेबाजी नहीं होगी। तो इनकी जो भी ये कंपनी के ऑफिशियल्स हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो उनको क्या मिल गया? एग्जेम्पशन मिल गया कंपनी ऑफिशियल्स को। तो कंपनी ऑफिशियल्स को प्रोटेक्शन मिल गया, जो भी वो ऑफिशियल कैपेसिटी में काम करेंगे उस पर कोई मुकदमा नहीं होगा। तो ये थोड़ी प्रोटेक्शन मिल गई इस एक्ट के थ्रू। एंड फिर जो गवर्नर जनरल काउंसिल थी 4 मेंबर्स की, उसको कुछ और पावर्स दी गई। उसको कुछ और पावर्स दी गई, जैसे वो रेगुलेशंस बना सकता था, लॉज बना सकता था, और ऑर्डिनेंस इशू कर सकता था, ठीक है। तो लॉज, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशंस बनाने की शक्तियां मिल गई गवर्नर जनरल काउंसिल। तो गवर्नर जनरल काउंसिल को एम्पावर किया गया इस एक्ट के थ्रू। और प्रोटेक्शन टू कंपनी ऑफिशियल्स मिल गया। और सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिडिक्शन था उसको लिमिट कर दिया गया, और पावर्स को सेपरेट किया गया, एक्जीक्यूटिव और जुडिशरी को, ठीक है। तो ये जो मतलब गवर्नर जनरल काउंसिल थी और खुद गवर्नर जनरल, ये सब क्या लोग थे? ये एग्जीक्यूटिव लोग थे, ठीक है। लॉस को इम्प्लीमेंट करते थे। एंड जज जुडिशरी का काम क्या होता है? मुकदमा सुनना, केसेस वेसेस, इनकी हेयरिंग करना। तो इनके पावर्स को सेपरेट किया गया। और इस एक्ट में एक और महत्वपूर्ण जो वर्क है वो क्या हुआ? जो मतलब जो हम लोग इंडियंस जो थे, इंडियंस जो है वो, उनको इंडियन लॉ के हिसाब से उनपे मुकदमे होंगे, जैसे मुकदमे या फिर सजा मिलेगी। जैसे अ, जो हिंदू लोग हैं उनको हिंदू लॉ के हिसाब से हिंदू लॉ के हिसाब से उनपे ट्रायल चलेगा, और जो मुस्लिम थे उनपे मुस्लिम लॉ के हिसाब से ट्रायल चलेगा। तो जो इंडियंस जो थे उनके रिलीजियस लॉस और सोशल कस्टम्स जो थे उनको रिस्पेक्ट किया गया, और उनको उसी के हिसाब से ट्रायल किया जाएगा। तो ये इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी। इससे क्या हुआ? थोड़ा रिजेंटमेंट, थोड़ा कम, जो विद्रोह है वो थोड़ा कम होता है। तो जो हिंदू थे उनको हिंदू लॉ के हिसाब से ट्रायल किया जाएगा, और जो मुस्लिम थे उनको मुस्लिम लॉ के हिसाब से ट्रायल किया जाएगा। तो ये सब इसमें था। तो फिर से एक बार पूरा कवर कर लें तो सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन जो था उसको लिमिट किया गया। कंपनी के जो ऑफिशियल्स है उनको प्रोटेक्शन मिली। गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसको थोड़ी पावर्स मिली, रेगुलेशंस, लॉस और ऑर्डिनेंस इशू करने की। और मतलब जो लोकल लोग हैं, नेटिव पॉपुलेशन है, उनको नेटिव लॉज, यानी कि जो उनके रिलीजियस लॉज है या फिर सोशल कस्टम्स है, उनके हिसाब से उनपे ट्रायल चलाया है। तो ये सारी चीजें थी एक्ट ऑफ 1781 में, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 या फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो ये सारी चीजें। तो अब हम लोग देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है। तो ये है पिट, विलियम पिट इनका नाम था। एंड ही वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर थे, और इन्होंने एक एक्ट पास किया गया। इन्होंने ये एक एक्ट लेके आए जिसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 में ये आया।
अब ये जो एक्ट है वो आता क्यों है, तो जो कंपनी जो थी वो कोऑपरेट नहीं कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। तो विलियम पिट जो थे उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटिश के, तो वो ये एक एक्ट लेके आते हैं। इसमें क्या किया गया, जो कंपनी थी उसको सबऑर्डिनेट बना दिया गया, ठीक है, उसको सबऑर्डिनेट बना दिया गया अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट, उनको सबऑर्डिनेट बना देगा। तो ये इसमें बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, याद रखना। कंपनी को सबऑर्डिनेट बना दिया गया फिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू। अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, मतलब अब तक ये लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ रेगुलेट कर रहे थे, लेकिन अब इन लोगों ने कंपनी को सबऑर्डिनेट बना दिया गया। मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो ऊपर है और उसके सबऑर्डिनेट में है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि इंडिया में राजपाट संभाल रही है। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट कार्य था वो था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट की बात की गई इसमें। ड्यूअल गवर्नमेंट कैसे होता है, बात करते हैं। तो इस एक्ट के थ्रू डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम स्टार्ट हुआ। डुअल गवर्नमेंट में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो पहले से ही थे कंपनी के, जो कि रेवेन्यू से रिलेटेड सारी चीजें, मतलब जो भी कॉमर्शियल फंक्शंस हैं उसको संभाल रहे थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। जो भी इनका चेक एंड बैलेंस है, कितना पैसा कहाँ जा रहा है, कितना कहाँ जा रहा है, तो ये सारे काम कौन करता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करते थे। अब जो भी पॉलिटिकल एंड जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीजें थी, उनके लिए एक नई बॉडी बनाई गई जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया किस एक्ट के थ्रू, पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, डुअल गवर्नमेंट, इसी को कहा जाता है डुअल गवर्नमेंट। तो डुअल गवर्नमेंट याद रखना किस एक्ट के थ्रू शुरू हुआ, तो पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू शुरू हुआ 1784 में। इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बनाया गया, जो कि पॉलिटिकल अफेयर एंड एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगा, और मतलब जो मिलिट्री वगैरह है इन सारी चीजों को कौन संभालेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कमर्शियल फंक्शंस कंपनी के कौन देखेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो पहले से ही देखते आ रहे हैं। तो इस एक्ट के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट को डायरेक्ट कंट्रोल मिल गया इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे वो स्टैब्लिश हो गया था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या मिल गया, डायरेक्ट कंट्रोल मिल गया, ठीक है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी हैज टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शन फ्रॉम द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो चाहेगा वो होगा एडमिनिस्ट्रेशन में, वो होगा मिलिट्री में, वो होगा पॉलिटिकल अफेयर्स में। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाएगी इसमें, और डुअल गवर्नमेंट का ये काम था। तो यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन हम लोग देख सकते हैं और बढ़ रहा था, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि 1773 में सेंट्रलाइजेशन जो है वो स्टार्ट होता है। यहाँ पे अब थोड़ा और बढ़ता जा रहा है और क्लाइमैक्स पे पहुंचेगा ये 1833 के चार्टर एक्ट में, ठीक है। तो सेंट्रलाइजेशन और बड़ा यहाँ पे ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिला हमें, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया था। तो इस एक्ट के थ्रू जो मेन इनका जो मकसद था वो क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी को कमजोर करना। मतलब अब तक हम लोग रेगुलेट करने की बात कर रहे थे, रेगुलेट करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को, लेकिन अब रेगुलेट ना करके सबऑर्डिनेट कर दिया हुआ था। और धीरे धीरे फिर इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म करके पूरा डायरेक्ट कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपने हाथ में लेना था। तो अब रेगुलेट नहीं, अब सबऑर्डिनेट हो गया, एंड ये सारी चीजें थी। तो ये थी पिट्स इंडिया एक्ट की बात, जिसमें हम लोगों ने देखा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्टेब्लिश हो गया। अब जो मतलब जितने भी लॉज वगैरह आएंगे जो कि इंडिया में लागू होने हैं, उनको कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उनको ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो लॉज बनाएगी इंडिया के लिए और उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये सारी चीजें स्टेब्लिश हो गई इसमें पिट्स इंडिया एक्ट में। काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसमें कंपनी को सबऑर्डिनेट बना दिया गया। जो पॉलिसीज हैं उनको इंट्रोड्यूस कहाँ किया जाएगा, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में किया जाएगा। तो ये इसमें याद रखना, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो पॉलिसीज हैं उनका इंट्रोडक्शन ब्रिटिश पार्लियामेंट में होगा, वो वहां से पास करके देंगे, एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल फिर उसको यहाँ पर लागू करवाए। तो ये सारी चीजें थी, इसमें कंपनी को सबऑर्डिनेट कर दिया गया। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें डुअल गवर्नमेंट की स्थापना की जाती है। तो ये था फिर से इंडिया एक्ट। इसके बाद हम लोग आएंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1793। 20 साल कंप्लीट हो चुके थे, चार्टर जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा था उसको रिवाइज करना। तो समय आ चुका है 1793, जिसमें चार्टर को रिवाइज करने का वक्त। तो इसमें क्या गया, इनके चार्टर को 20 साल के लिए और रिन्यू कर दिया गया। मतलब जो कंपनी थी उसको मोनोपोली को 20 साल और बढ़ा दिया गया, 20 साल और बढ़ा दिया गया, और कंपनी का जो कंट्रोल है उसको भी बढ़ाया गया। This act clearly stated that all the political and administrative functions of the company would be on the behalf of British government। मतलब जो भी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हो रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट हो रहे हैं। वो खुद से नहीं कर रहे हैं, वो किसके किसके बिहाफ में कर रहे हैं, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिहाफ में हो रहा है सारा काम।
तो ये यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा और कंट्रोल देखने को मिलता है ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो और इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज की गई, जो सैलरीज थी एम्प्लॉयज की और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसको कहाँ से चार्ज किया जाएगा, उसको चार्ज किया जाएगा जो इंडिया से रेवेन्यू आ रहा है उससे। तो इंडिया का जो रेवेन्यू आ रहा है उससे कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है उनको सैलरी कहाँ से मिलेगी, इंडियन रेवेन्यू से मिलेगी, ठीक है। और फाइनली आफ्टर द एक्सपेंसेस द कंपनी हैड टू पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ₹5 लाख एनुअली फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू। तो इसमें एक और प्रावधान किया गया है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको एनुअली 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो 5 लाख रुपए एनुअली इंडियन रेवेन्यू से कंपनी जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को देगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिले 5 लाख रुपए एनुअली फ्रॉम द इंडियन रेवेन्यू, कंपनी को ये देने होते थे। तो ये सारी प्रावधान थे चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में। और इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेट पर्सनल वर परमिटेड टू ट्रेड इन इंडिया अंडर द कंपनीज लाइसेंस। तो एक और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट काम जो होता है वो इंडिविजुअल और जो कॉर्पोरेट जो पर्सनल थे, जो मतलब कंपनी के जो ऑफिशियल थे, उनको लाइसेंस दिए गए। लाइसेंस दिए गए किसके द्वारा, कंपनी के द्वारा। तो कंपनी को परमिशन दी गई कि वो लाइसेंस इशू कर सकती है इंडिविजुअल्स को और कंपनी ऑफिशियल्स को ट्रेड करने के लिए इंडिया में। तो इंडिया में ट्रेड करने के लिए लाइसेंस कौन दे सकता है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी देगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कैन इशू लाइसेंस फॉर ट्रेड इन इंडिया टू इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेट पर्सन। अब इसको कहा जाता है प्रिविलेज और कंट्री ट्रेड। और तो ये याद रखना, प्रिविलेज और कंट्री ट्रेड किस एक्ट में आया था, तो एक्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1793 इंपॉर्टेंट है। प्रिविलेज और कंट्री ट्रेड यहाँ पर हमें देखने को मिला, लाइसेंस दिए गए और इससे बहुत ही ज्यादा ओपियम जो है, ओपियम यानी कि अफीम, अफीम जो है वो एक्सपोर्ट हुई चाइना में। तो इन लाइसेंस के जरिए क्या हुआ, इंडिया में जो ओपियम होती थी, अफीम होती थी, वो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट की गई चाइना में। तो इससे भी एक अलग से, तो ये भी अपना आप में एक थोड़ा अलग सा टॉपिक हो जाता है जिसमें इंडिया चाइना में ओपियम वार होता है और इंडिया से जो अफीम आ रही थी चाइना में, वो उनके लिए फायदेमंद नहीं थी और उनको बहुत सारा नुकसान हो रहा था चाइना को। तो वहां पे हमें ओपियम वार देखने को मिलता है। तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी कि ओपियम जो था वो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ प्रिविलेज और कंट्री ट्रेड के बाद। इसमें लाइसेंस मिले गए, लाइसेंस दिए गए जो इंडिविजुअल्स थे और कॉर्पोरेट पर्सनल थे उनको ट्रेड करने के लिए। तो ये सारी चीजें थी, ये सेक्टर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिविलेज एंड कंट्री ट्रेड याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। और जो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो कर रही थी ब्रिटिश, जो जो कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट होगा, वो खुद से नहीं कर सकती सारी चीजें। तो ये सारी चीज थी चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में। नेक्स्ट हम फिर पढ़ेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में सबसे महत्वपूर्ण जो काम हुआ वो हुआ था एंड ऑफ ट्रेड मोनोपोली। अब ट्रेड मोनोपोली की एंड होती है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो सिर्फ मात्र एक कंपनी नहीं रहेगी इंडिया में जो कि ट्रेड कर सकती है। दूसरी कंपनीज जो है ब्रिटिश की, वो भी यहाँ पे आकर ट्रेड कर सकती हैं। लेकिन जो ट्रेड मोनोपोली थी वो कम नॉट कम्प्लीटली एंडेड, ठीक है, तो ये याद रखना। तो ट्रेड मोनोपोली जो है वो एंड तो हो गई थी लेकिन कंप्लीटली एंड नहीं हुई थी, तो ये याद रखना। ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली जो थी वो एंड हो गई थी, लेकिन लेकिन पूरी तरीके से एंड नहीं हुई थी। ट्रेड विद चाइना एंड टी ट्रेड, जो चाय में व्यापार था और चाइना के साथ जो ट्रेड था उस पे किसकी मोनोपोली अभी भी थी, ईस्ट इंडिया का। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली अभी भी किस में चल रही थी, चाइना के चाइना के साथ ट्रेड और टी ट्रेड, चाय के व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अभी भी मोनोपोली थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली बाकी सारी चीजों में एंड हो जाती है, लेकिन चाइना के साथ ट्रेड और टी ट्रेड में मोनोपोली रहती है ईस्ट इंडिया कंपनी। इस एक्ट के थ्रू क्रिश्चियन मिशनरीज जो होते हैं, मतलब जो अपने धर्म को प्रमोट करते हैं, उनको अलाउ किया गया, वो यहाँ पर क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड कर सकते हैं। तो ये भी इसमें था। एंड प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन को यहाँ पर प्रमोशन मिला। जितने भी इंडियंस हैं उनको वेस्टर्न एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, तो उसके लिए प्रमोशन मिला इस एक्ट के थ्रू। And the most important, and asserted the crown sovereignty over British possessions in India। मतलब जो ब्रिटिश पोजेशंस हैं इंडिया में उस पर किसकी सोवरेनिटी थी, तो क्राउन की सोवरेनिटी थी। तो क्राउन जो है मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, जो राजा है महाराजा है, उसकी सोवरेनिटी थी किस पर, ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया में। तो ये भी इसमें एजर्ट हुआ एंड इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो ट्रेड मोनोपोली एंड होती है, लेकिन चाय और चाइना के साथ ट्रेड जो है वो भी उस पे अभी भी मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया गया
क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया गया और एजुकेशन का प्रमोशन हुआ इस एक्ट के थ्रू। अब यहाँ पर जो मोनोपोली जो एंड हुई थी, जो मोनोपोली जो एंड हुई थी उसका कारण था नेपोलियन। इसी टाइम पे क्या होता है, नेपोलियन का उदय हम लोग देखते हैं, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह था। और उनकी इकोनॉमी जो है वो बहुत ज्यादा बर्बाद बर्बाद हो रही थी नेपोलियनिक वॉर्स के कारण। तो नेपोलियन ने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी थी, और उसमें उसका एक सिस्टम था कॉन्टिनेंटल सिस्टम, वो हम लोग हिस्ट्री वगैरह में पढ़ते हैं। तो कॉन्टिनेंटल जो सिस्टम था उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा था, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को हुआ था। ब्रिटिश गवर्नमेंट को पैसे की बहुत कमी थी, और इन सारी चीजों की वजह से ट्रेड मोनोपोली जो है वो एंड कर दी जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी में, लेकिन चाइना के साथ ट्रेड और फ्री ट्रेड भी कंटिन्यू की जाती है। तो नेपोलियनिक जो वॉर्स थे और इसका जो कॉन्टिनेंटल सिस्टम था, ये एक बहुत ही ज्यादा बहुत बड़ा कारण था इस ट्रेड मोनोपोली को एंड करने के लिए। स्टार्टर एक्ट ऑफ 1813 हम लोगों ने देखा, इसमें क्राउन सोवरेनिटी को असर्ट किया गया, ब्रिटिश पोजेशन थी इंडिया में उसके ऊपर, यानी कि जो ब्रिटिश पोजेशन हैं इन इंडिया, वो किसकी पोजेशन है, वो ब्रिटिश क्राउन की पोजेशन है। तो ये सारी चीजें थी। अब हम लोग आएंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब ये जो एक्ट था वो था फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइज। तो ये सेंट्रलाइजेशन पे फाइनल स्टेप था। सेंट्रलाइजेशन के लिए फाइनल स्टेप कौन सा था, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1830 की शुरुआत कहाँ से होती है, सेवन 1773 से शुरुआत होती है, और 1833 में 1833 जो था वो फाइनल स्टेप था टुवर्ड्स सेंट्रलाइज। अब इस एक्ट में क्या गया, इकोनॉमिक एक्सपेक्ट हम लोग देखें तो इस एक्ट में कंपनी की सारी ट्रेड मोनोपोली एंड कर दी गई। मतलब जो चाइना और टी ट्रेड में जो उसकी मोनोपोली बची हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको भी एंड कर दिया गया। तो सारी तरीके से ट्रेड मोनोपोली एंड हो जाती है। और उसके कंपनी के सारे जितने भी कॉमर्शियल फंक्शंस हैं, मतलब जो भी उसका व्यापार संबंधित ये सारी चीजें हैं, उसको बंद कर दिया गया। अब जो कंपनी जो है वो सिर्फ राज करेगी, व्यापार नहीं करेगी। तो ये किस एक्ट के थ्रू हुआ, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में। ये जो था वो फाइनल स्टेप था सेंट्रलाइजेशन सेंट्रलाइजेशन के लिए। तो हम लोगों ने जैसा देखा था 1773 के एक्ट में, जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी गवर्नर्स की जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी, जो मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर थे, उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स को शिफ्ट किया जा रहा था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। लेकिन इस एक्ट में क्या गया है, उनकी पूरी पावर्स को खत्म कर दिया गया है। यानी कि जितनी भी लेजिस्लेटिव पावर्स हैं गवर्नर ऑफ मद्रास की और गवर्नर ऑफ बॉम्बे की, उनको सबको खत्म किया गया। यानी कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उनको बंद कर दिया गया। अब सारे जो लेजिस्लेटिव काम है वो कौन करेगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया करेगा। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। तो याद रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को एबॉलिश कर दिया गया पूरी तरीके से। तो यहाँ पर क्या हो गया, सेंट्रलाइज हो गया, मैक्सिमम सेंट्रलाइजेशन हो गया। कैसे, क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल जो था वो इंडिया का बन गया, और वो सारे इंडिया में अब लॉस बनाएगा और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे बाकी लोग। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हुई। और इसमें इस एक्ट में एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है, वो है लॉ कोडिफिकेशन का। तो लॉ कोडिफिकेशन का यहाँ पे काम होता है। लॉ कोडिफिकेशन का मतलब जो होता है वो होता है, लॉ कोडिफिकेशन का मतलब होता है लॉस को फिक्स करना, उनको एक सूत्र में पिरोना, उनको फिक्स करना। तो ये सारी चीजें होती है लॉ कोडिफिकेशन। तो लॉ कोडिफिकेशन को स्टार्ट किया गया इंडिया में, और फर्स्ट जो लॉ काउंसिल जो है वो बनाई गई। तो फर्स्ट लॉ काउंसिल जो थी वो बनाई गई थॉमस बेबिंगटन मैकुले। मैकुले जो थे वो फर्स्ट लॉ काउंसिल के अध्यक्ष थे। तो फर्स्ट लॉ काउंसिल बनाई गई, इस एक्ट के थ्रू लॉ कोडिफिकेशन किया गया, एंड ये सारी चीजें थी। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जो इसमें था वो था यहाँ पे इस वर्ड को हम लोगों को देखना है, प्रपोज्ड। ठीक है, नॉट इम्प्लीमेंटेड, बस प्रपोज्ड, मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट। तो जो सिविल सर्विसेज जो होती है, सिविल सर्विस मतलब जो IAS जो हम लोग अभी बनने का ख्वाब देखते हैं, तो जितने भी मतलब सिविल सर्वेंट्स थे वो पहले, तो सिविल सर्वेंट्स पहले अपॉइंट कैसे होते थे, हेलबरी पैट्रोनाज, इनका हेलबरी पैट्रोनाज सिस्टम होता था। इसमें क्या होता था,
हेलवेरी कॉलेज में जो कि सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग वगैरह का कॉलेज होता था, उसमें एडमिशन लेना पड़ता था। और उसमें एडमिशन के बाद ये लोग सिविल सर्वेंट्स बन जाते थे। अब इसमें एडमिशन कैसे होता था? ईस्ट इंडिया कंपनी से जुगाड़बाजी करके, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के सोर्सेस चाहिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको कहेगी उसका एडमिशन होगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जुगाड़ से इसमें एडमिशन होता था हेलवेरी कॉलेज में। इसके बाद जो भी स्टूडेंट्स थे वो सिविल सर्वेंट्स बनते थे। तो जैसे अभी हम लोग जैसे एमबीबीएस वगैरह करते हैं, तो ऐसे ही कोर्स होता था एमबीबीएस, मतलब जैसे हम लोग बीटेक वगैरह करते हैं तो इंजीनियर बन जाते हैं, ऐसे ही हेलवेरी कॉलेज में एडमिशन लेके हम लोग सिविल सर्वेंट्स बन जाते हैं। हम लोग नहीं, मतलब जो लोग वो लोग थे तो वो सिविल सर्वेंट्स बन जाते थे। लेकिन अब क्या गया है, एक प्रपोज किया गया कि मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट होगा, एक एग्जाम होगा जिसको हम लोग कंडक्ट करवाएंगे और उसमें इंडियंस भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये प्रपोज किया गया, लेकिन इसको ये जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी इसको अपोज करती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपोज क्यों करेगी? क्योंकि इनका कंट्रोल होता था जो भी सिविल सर्वेंट्स होते थे उन पर, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी जो चाहती थी वही लोग जो थे वो सिविल सर्वेंट्स बनते थे, तो इनके पास से ये पावर जा रही थी। तो ये अपोज करते हैं, तो ये जो मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है इस एक्ट के थ्रू। सिर्फ प्रपोज होता है, इम्प्लीमेंट नहीं होता। याद रखना, अगले एक्ट में ये इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो कंपनी का जो चार्टर है वो उसको रिन्यू नहीं किया गया, मतलब 20 साल के लिए, जो 20 साल के लिए रिन्यू किया जा रहा था उसको रिन्यू नहीं किया जाता, उसको इनडेफिनेट टाइम के लिए रिन्यू करते हैं। तो ठीक है, इनडेफिनेट। अब इनडेफिनेट का मतलब ये नहीं है कि जब तक सूरज चांद रहेगा हमारे पास चार्टर रहेगा, ये नहीं था। इस इनडेफिनेट टाइम का मतलब होता है, मतलब जो तुम्हारा चार्टर है उसको हम लोग कभी भी समाप्त कर सकते हैं। तो इनडेफिनेट टाइम का मतलब होता है जैसे हम लोगों को अगर नौकरी करने जाना है, तो किसी ने इनडेफिनेट टाइम के लिए हम लोगों को रखना, तो रख लिया मान लीजिए, तो हमें बहुत ज्यादा खुश नहीं होना है। इनडेफिनेट टाइम का मतलब होता है कि वो कल भी हमें निकाल सकता है, आज भी हमें निकाल सकता है। तो इसका कोई डेफिनेट टाइम नहीं था। लेकिन इससे पहले क्या हो रहा था, 20 साल के लिए हम लोग डेफिनेट टाइम के लिए इसके चार्टर को रिन्यू कर रहे थे। लेकिन अब जो है वो इनडेफिनेट टाइम के लिए रिन्यू किया गया है इसको, यानी कि कोई टाइम स्पेसिफाई के लिए नहीं। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहेगी हम समाप्त कर देंगे। तो कंपनी का चार्टर रिन्यू नहीं हुआ 20 साल के लिए, ये इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था 1853 के चार्टर एक्ट में। लास्ट चार्टर एक्ट इसको कहते हैं क्योंकि इसके बाद जो है वो एक बहुत ज्यादा बड़ी क्रांति हो जाती है, फिर उसके बाद नए एक्ट आते हैं। तो फॉर द फर्स्ट टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर वाज नॉट रिन्यूड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। तो ये हम लोगों ने देखा कि इस पॉइंट की हम लोग बात कर ही चुके हैं। द कंपनी कंटिन्यूड रूलिंग ओनली एट द विल ऑफ ब्रिटिश क्राउन। कंपनी कब तक रूल कर सकती है? जब तक ब्रिटिश क्राउन की जो है उसकी मर्जी रहेगी तब तक कंपनी रहेगी। जब उसकी मर्जी होगी कंपनी को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। और इस एक्ट में एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो काम होता है वो होता है लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव सेपरेशन। ये कैसे होता है? जो काउंसिल थी, गवर्नर जनरल जो काउंसिल थी, उसके लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को सेपरेट कर दिया गया। जो गवर्नर जनरल जो काउंसिल थी वो प्राइमरीली क्या थी? एग्जीक्यूटिव बॉडी थी। लेकिन सेकेंडरीली वो लेजिस्लेटिव का काम भी करती थी। लेकिन अब क्या किया गया? तो गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शंस को सेपरेट किया गया। एक नई सिक्स मेंबर की बॉडी बनाई गई जिसको गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव नाम से जाना गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो लेजिस्लेशन यानी कि लॉस वगैरह बनाएगी, एंड एग्जीक्यूटिव जो थी वो उनको इम्प्लीमेंट करेगी। तो गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कि 6 मेंबर बॉडी थी उसका स्टैब्लिशमेंट होता है इस एक्ट के थ्रू, एक्ट ऑफ 1853। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको फिर मिनी पार्लियामेंट भी बोलते हैं। तो मिनी पार्लियामेंट अब जो था, जो जैसा ब्रिटिश में सिस्टम होता था वैसे ही इम्प्लीमेंट होता था इंडिया में। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम की शुरुआत होती है यहाँ से। मिनी पार्लियामेंट इसको कहा गया, जो कि गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी। तो 6 मेंबर की काउंसिल थी, इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जो पिछली बार नहीं हो पाया वो हो गया इस एक्ट में, यानी कि ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज के लिए ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स चालू हुई इस एक्ट के थ्रू। अब कोई भी जो है वो सिविल सर्वेंट बन सकता था, उसको हेलबरी कॉलेज वगैरह में एडमिशन नहीं लेना पड़ेगा। मतलब मेरिट बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जो जितना जिसमें कैलिबर होगा वो आईएएस बनेगा। तो यहाँ से शुरुआत होती है ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फॉर सिविल सर्विसेज की, तो याद रखना। एंड एंड फाउंडेशन ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसा कि हम लोगों ने देखा था मिनी पार्लियामेंट इसमें बनी चुकी थी। लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जो थी गवर्नर जनरल काउंसिल के अलग कर दिया गया। तो यहाँ से क्या हो गया?
फाउंडेशन ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसको इसी को कहा जाता है। मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल अलग हो गई, एग्जीक्यूटिव काउंसिल अलग हो गई, तो ये क्या हो गया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की स्थापना हो गई, शुरुआत हो गई, जैसा ब्रिटिश में पहले से ही चल रहा था। तो ये सारी चीजें थी चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में। तो ये थी चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के बाद ये जो था वो लास्ट चार्टर एक्ट था, याद रखना, लास्ट चार्टर एक्ट। अब जो है वो एक्ट्स जो है वो अलग प्रकार के होंगे। तो हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं, इसके बाद कुछ बहुत बड़ा होने वाला है फिर। तो यही थी आज की वीडियो। बाकी वीडियो में कोई मिस्टेक हुई हो या फिर आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी कहीं से नए आए इस चैनल पे तो सब्सक्राइब तो कर ही देना। बाकी लोगों के साथ शेयर वेयर कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।